Jaiswal is working for joint leadership, community upliftment, and farmer empowerment through social media. Let's go forward and listen to his experiences. तो मेरा नाम गौरव है, गौरव जायसवाल। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है सिवनी, जो कि सदर्न मध्य प्रदेश में है, दक्षिण मध्य प्रदेश में। मैं वहाँ से हूँ। वहाँ एक ब्लॉक है कुरई, जो कि ट्राइबल ब्लॉक है। मैं बेसिकली मेरा गाँव वही है। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है। मैंने बहुत पहले कभी इंजीनियरिंग पास की थी, और उसके बाद कुछ समय मैंने एक टेलीकॉम कॉरपोरेशन में काम किया, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी थी। और फिर मुझे ये समझ में आया कि ये काम वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद उसका कारण ये था कि मैं पहले काफ़ी लंबे समय तक अपने कॉलेज के समय में अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ वॉलंटियर करता रहा था। और इसीलिए फिर आई डिसाइडेड कि ये काम नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। एजुकेशन एक कोर पैशन था कि शिक्षा पे कुछ करना है। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अग्रणी। अग्रणी तो अग्रणी वाज स्टार्टेड इन 2009। पिछले 11 सालों से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत सारा हमने काम किया है, अलग अलग तरह का, आंगनवाड़ियों के से लेकर के यंगस्टर्स के साथ, कॉलेज ड्रॉप आउट्स के साथ, गांव गांव में सेंटर्स चलाए, सरकारी स्कूलों को कैसे पब्लिक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से बेस्ट अच्छा बनाया जा सकता है, उस पर काम उनको अपडेट किया जाता है। रूरल सेंटर्स चलाए। साथ ही साथ स्कूल अपने आप में एक मॉडल की तरह तैयार हो रहा है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के साथ। जैसे भी envision it as a what do you say, कम्युनिटी स्कूल, एक ऐसा स्कूल जो समुदाय चलाता है, विद्यार्थी चलाते हैं। तो हमारे यहाँ विद्यार्थियों को बड़ी पावर है। स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स चेंज कर लेते हैं, और बहुत कुछ कर लेते हैं। तो उसका भी, उसके भी अपने अपने मॉडल्स हैं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टूडेंट पार्लियामेंट वगैरह के। तो ये सारा काम शिक्षा के क्षेत्र में है। इसके अलावा तो पिछले इतने सालों में करते करते हमें रियलाइज हुआ कि आखिर कब तक हम ही सरकारी स्कूलों को ठीक करने का काम करते रहेंगे। ये तो हमारा काम नहीं है, सरकारी स्कूल ठीक करना तो सरकार का काम। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से और हमारे साथियों को, सबको, हमने ये एहसास किया, ये महसूस किया कि आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिल करके व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी ताकत लगाएं। अगर हम व्यवस्था परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिस्टमिक चेंज की कोशिश नहीं करेंगे, तो आखिर हम कब तक यही करते रहेंगे। एक सिस्टम है जो अपने आप में एफिशिएंट नहीं है, और वो जो चीजें बिगाड़ रहा है, हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह पहला जो हमारा, जिसको हम एक मूवमेंट कह सकते हैं, या फिर एक एडवोकेसी प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें, वो शुरू हुआ, जिसका नाम है शिक्षा सत्याग्रह। तो शिक्षा सत्याग्रह का कंसेप्ट ये है कि हम एजुकेशन को देश में पॉलिटिकल इशू बनाएं। हमारी समस्या ये है कि एजुकेशन देश में पॉलिटिकल इशू है नहीं। और बहुत आसान बात है कि जो वोटर्स हैं, वो भी शिक्षा को सरकारी काम नहीं मानते, पब्लिक पब्लिक सर्विस नहीं मानते। आपके घर का नल नहीं आएगा, आपके यहाँ पानी नहीं आएगा, आपके सामने की सड़क खराब है, आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा, तो आप गवर्नमेंट को गाली देंगे। लेकिन आपके बाजू का सरकारी स्कूल खराब है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं। तो क्योंकि शायद हम उसे कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में एज अ पब्लिक सर्विस कंसीडर ही नहीं कर रहे कि हमने इसके लिए भी टैक्स दिया है। तो क्योंकि जो एक जनरल मिडिल क्लास है, उसके पास ये प्रिविलेज है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। तो ये वैसे ही कि शायद आपके पास एक प्राइवेट रोड का भी ऑप्शन होता है गवर्नमेंट रोड के अलावा, तो अमीर लोग जो है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तो प्राइवेट रोड से चल। लेकिन फिर क्वेश्चन वही कि अगर ऐसे ही यही सोसाइटल बाइफर्केशन करते रहेंगे तो बचेगा क्या? सब गरीब आदमी तो मरने ही खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें पब्लिक सर्विसेज की तरह एजुकेशन को कंसिडर करने की जरूरत है, और पॉलिटिशियंस को प्रेशराइज करने की जरूरत है उसको सुधार। तो ये एक काम है जो हम करते हैं शिक्षा सत्याग्रह। दूसरा एक आंदोलन है जिसका नाम है किसान सत्याग्रह। किसान सत्याग्रह की शुरुआत पिछले 1 साल में हुई है। और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, ये मक्के का बेल्ट है, मक्का इज मेज।
कॉर्न। तो यहाँ मक्के की फसल होती है और यहाँ किसान बहुत परेशान है क्योंकि उन्हें मक्के की सही कीमत नहीं मिलती, दाम नहीं मिलता। तो या तो वो कैश क्रॉप टू कैश क्रॉप शिफ्ट करते रहते हैं, पहले सोयाबीन लगाते थे, अब मक्का लगाने लगे, फिर कुछ और लगाने लगे। लेकिन उनकी प्रॉब्लम जो है वो वही रहेगी, तो ये है कि उन्हें अपनी फसल का दाम नहीं मिलता। उसे लेकर के ये पूरा मूवमेंट और ये सारा शुरू हुआ पिछले पिछले साल। और क्योंकि फिर लॉकडाउन आ गया तो हमने इसे पहले हम ग्राउंड पे थे, हम ज़मीन पे हज़ारों किसानों को मोबिलाइज़ करते थे, रैलियाँ करते थे। देन वी रियलाइज्ड कि अब लॉकडाउन हो गया है तो कुछ ऑनलाइन लेना पड़ेगा। तो वी काइंड ऑफ बिकेम द फर्स्ट ऑनलाइन मूवमेंट फॉर फार्मर्स। और हमने ऑनलाइन लोगों को मोबिलाइज़ करना शुरू किया तो इट बिकेम बिगर बिकॉज़ देन इट वाज़ फर्स्ट अटेम्प्ट वी रियलाइज्ड दैट बहुत सारे यूथ फार्मर हैं, जो चाहते हैं कि इस तरीके की बात, इस तरीके का डिस्कोर्स ऑनलाइन तैयार हो। And they all came in support and it kind of became a bigger thing. पिछले साल भर में किसान सत्याग्रह जो है उसने काफ़ी बड़ा स्पेस कवर किया है और इतना डिस्कोर्स कवर किया है कि अब ये जो पूरे किसान बिल का मामला है, इस मामले में कोई भी ऐसी डिबेट नहीं होती। एक भी मैंने आज आज तक टीवी डिबेट नहीं देखी जिसमें मध्य प्रदेश के मक्का किसानों का ज़िक्र ना हो। और मुझे लगता है ये इसलिए हो पाया है क्योंकि देयर इज़ दिस प्लेटफ़ॉर्म जो उस आवाज़ को बड़ा कर पा रहा है एंड इट हैज़ केम आउट एज़ अ मॉडल जहाँ पे और दूसरे जो किसान मूवमेंट है वो भी तो और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 3 किसान बिलों के खिलाफ देश में आंदोलन चल रहा है, उसमें कैसे अपना एक रोल आइडेंटिफ़ाई करना है। वी आर डूइंग इट अलग-अलग तरह से हम लोग कर रहे हैं, कैंपेन्स करते रहते हैं, कुछ ग्राउंड मूवमेंट भी करते रहते हैं। जैसे 7 तारीख को वी कॉल्ड फॉर अ नेशन वाइड उपवास, 1 दिन का उपवास था। मैं खुद बैठा था और देन वी गिव अ कॉल दैट people should fast for a day. So we called it fasting for farmers. और फिर पूरे देश में हज़ारों लोगों ने अलग-अलग जगहों से नॉर्थ ईस्ट से लेकर के तमिलनाडु तक और गुजरात से जम्मू कश्मीर तक लोगों ने उपवास किया एक दिन। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है शुभी, लेकिन शायद अब तो आदत ही हो गई है इसको करने की। तो हम सब अलग तरह के लोग होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो होते हैं जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, उसी डिस्को। और एक वो होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं ज़हन से। और अगर आप ज़हन से ट्रांसफॉर और आप जो हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप मर जाएँगे अंदर से। और बहुत लोग मर जाते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं ज़हन से, लेकिन एक सर्टेन उम्र के बाद या फिर वो और दूसरी ज़िम्मेदारियाँ ले लेते हैं और भी चीज़ें होती रहती हैं, तो वो अंदर से मर जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर ज़िंदा रहना है, तो आप ज़हनियत से जैसे हैं, आपको वैसा रहने की आवश्यकता है। मेरी ज़हनियत ही मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल है। मैं नहीं देख सकता, मुझे नहीं जमता कि मेरे घर के सामने गड़बड़ हो, मेरे आजू-बाजू का सरकारी स्कूल खराब हो। मेरा शहर जो है उसमें कोई समस्या हो और मैं कुछ ना करूँ। मतलब मुझे पता नहीं कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगा कि हम बहुत सालों से बहुत चीज़ें कर रहे हैं। अ, मतलब 20-20 करोड़ के करप्शन पकड़े, बहुत एक्टिविज़्म जान पे आने तक लड़ाई की। लेकिन और ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल गया, बिल्कुल ऐसा नहीं। कुछ नहीं, अगर उसको इतना 10-11 साल के काम के बातें देखें कि बदला क्या, तो शायद 1-2% कुछ चेंज हुआ होगा या शायद नहीं भी हुआ होगा। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि हमारा ड्राइविंग फ़ोर्स जो है वो कभी वो इम्पैक्ट की रिपोर्ट नहीं होती। अ, आपका ड्राइविंग फ़ोर्स आपके अंदर होता है और मेरे लिए बस इतना ही है कि वो हमेशा ही रहेगा। मैं अगर जंगल में भी जाके रहूँगा तो मैं शायद ये देखता रहूँगा कि यहाँ क्या और चीज़ें बेटर हो। तो वो आपकी ज़हनीत ही है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते और वो वही आपको ज़िंदा रखती है। मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत मेरे बच्चे हैं। अ, और और मैं इसलिए मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँगा इस साल बहुत डिप्रेशन फ़ील करता हूँ कभी-कभी क्योंकि स्कूल बंद है और बच्चे नहीं मिल रहे। तो सबका अपना एक जगह होती है जहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है। आपको वो खोजने की ज़रूरत है ताकि आप लगे रहें और दूसरा सबसे आवश्यकता की बात है कि आप अपनी ज़हनियत को पहचानें।
कि आप अगर अपनी ज़हनियत पहचान पा रहे हैं कि आपका काम क्या है, क्या करने हम्म में आपको मज़ा आता है, तो फिर वो आपने पहचान ली तो आपको करते रहना चाहिए। आप अपने लिए मतलब दूसरों के लिए नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उससे दुनिया में क्या बदलता है। मैं ज़िंदा रहता हूँ, ये बड़ी बात है। ये मुझे लगता है कि एक और बात उन्हें समझनी पड़ेगी कि थिंग्स आर डूएबल। इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे फिर वही बेसिक क्वेश्चन ये है कि सिस्टमिक लेंस से अगर आप चेंज को देख पाओ तो चेंज होगा, नहीं राइट तो सिर्फ इसका एक हिस्सा बन के रह जाएंगे पूरा पूरी मेहनत करके और इतना सब करने के बाद बहुत चीजें फेलियर स्टोरीज। तो आई थिंक इतने सालों में um, सारी फेलियर स्टोरीज ही हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी भारी सक्सेस स्टोरी तो है नहीं। when I came back, resigning my job, and I wanted to do something in education. In between, I came across a book which is called The Story of Room to Read. The Story of Room to Read. The Story of Room to Read. Room to Read is an organization. और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, एक व्यक्ति की स्टोरी है जो बिल गेट्स के साथ काम करते थे और फिर एक दिन उन्होंने वो पहाड़ पे गए नेपाल के, बहुत सालों बाद उन्होंने छुट्टी ली और वहाँ उन्होंने एक स्कूल देखा जहाँ लाइब्रेरी नहीं थी और उन्होंने एक ईमेल लिखा और लोगों ने बुक्स भेजी एंड देन दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट। व्हेन आई रेड दैट बुक मैं बड़ा इंस्पायर हो गया यार, यहाँ काम है, अपन भी यही करेंगे। तो मैं घर घर गया, मैंने 800-900 किताबें लोगों से मांगी घर घर जाकर, और वैसे एक लाइब्रेरी शुरू, 1.5 साल तक लाइब्रेरी चली, कोई पढ़ने नहीं आया। फाइनली मैं जितना मेरे पास सेविंग वेविंग था, मेरा थोड़ा बहुत पैसे बचे थे नौकरी के, वो इसमें लग गए और सब खत्म हो गया और मैं बिल्कुल जीरो पे। तो पहले जब मैं आया था तो मेरे पास कुछ पैसे थे, एटलीस्ट मुझे लगा था मैं इससे कुछ सस्टेन कर लूंगा या कुछ काम हो। तो लाइब्रेरी क्लोज, लाइब्रेरी वाइब्रेरी बंद हो गई सब, और फिर वहां से कुछ और शुरू हुआ कि थोड़ा सेल्फ डाउट तो फील होता है कि कर पाएंगे नहीं पाएंगे, नहीं हुआ तो क्या। अम, लेकिन एक जो अभी तक का मेरा इतने साल का अनुभव है, उसमें एक चीज जो मैंने महसूस की वो ये है कि आप जब कुछ करने उतरते हैं तो ये सब डर वर तब तक रहता है जब तक आप इनिशिएट नहीं करते। एक बार आपने इनिशिएट कर दिया तो देन यू आर इनटू द गेम, फिर तो गेम शुरू हो चुका है। फिर या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे या तो लोग आपके साथ आएंगे। लेकिन आई थिंक वो एक पहला कदम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और राइट उसे उससे नहीं डरना चाहिए। ज्यादातर लोग वहां रुक जाते हैं, सोच लोग बैठे हैं, हम सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन करना जो है वो बड़ा भारी एक कदम तो कर लेना चाहिए। मुझे लगता है यार अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक है ऐसा होना चाहिए, ट्राई कर लो, क्या है ये, नहीं होंगे तो भी है, पर करें और पूरी ताकत लगा के करें। तो मुझे लगता है कि एक तो विचारों को सुनना और उनकी समझ बनाना बहुत जरूरी है। एक शब्द तुमने इस्तेमाल किया, आइडियोलॉजी, विचारधारा। तो वो और जो बहुत अलग अलग तरह की विचारधारा है, वो वामपंथ हो सकती है, वो राष्ट्रवाद हो सकती है, वो अम, कुछ भी हो सकती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो सकता है, वो समाजवाद हो सकता है। बहुत ही अलग अलग तरह की विचारधारा है, बहुत सारी। ये तो मैं एक ही तरह की बात करूँ, लेकिन इनकी सबसे पहले तो इनकी समझ बनाना यानी हर विचारधारा को हर परिप्रेक्ष्य से देख सकने की क्षमता तैयार करना, हर पर्सपेक्टिव से देखने की। एक आइडियोलॉजी को आप अलग अलग चश्मे से देख सकते हैं, इकोनॉमिक चश्मे से भी देख सकते हैं, जस्टिस के चश्मे से भी देख सकते हैं, समता के चश्मे से, इक्वालिटी के चश्मे से भी देख सकते हैं। तो एक तो ये समझ तैयार करना,
और दूसरी इस समझ के साथ अनुभव हो। बहुत ज़्यादा जैसे मैं देखता हूँ कि मतलब मुझे थोड़ी-सी तकलीफ होती है जो बहुत एकेडमिक चेंज मेकर्स होने की लोग कोशिश करते हैं। वो बड़े तकलीफ से हो जाते हैं। अ, क्योंकि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एकेडमिक वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। कोई बैठ के सोच रहा है तो वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन स्पेशली यूथ जो है, जब तक वो प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़मीन पे उतर के देखेगा नहीं और समझेगा नहीं, वो कोई भी बात एक चीज़ और दूसरी चीज़ अपने अनुभवों को बहुत गहरा करने की ज़रूरत है, बहुत गहरा। रूरल टूरिज़्म से आप ग्रामीण भारत के विषय में अपनी समझ नहीं बना सकते, है ना? कि आप और ये थोड़ा-सा इसमें अ, मतलब इसको इसको बहुत अ मैं देख भी रहा हूँ कि ये आप 1 हफ्ते के लिए गाँव गए, यूथ वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं गाँव में, फोटो खींचते हैं, गाँव देखा है हमने। ये नहीं होता, ये ठीक नहीं, है ना? तो वो जो एक गहराई वाला अनुभव, वो किसी भी चीज़ के विषय में हो सकता है। मतलब मैं सिर्फ गाँव की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा डोमेन है। और भी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। कैन बी अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट कैन बी अबाउट वुमेन्स राइट्स, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग एल्स, बच्चों के विषय में। जब तक आपके अनुभव बहुत गहरे नहीं होंगे अ, तब तक वो जो आइडिया है, देखिए क्या होता है, एक होता है आइडिया, आइडिया जैसे उड़ते रहते हैं हवा, आइडिया है, सब जगह उड़ रहे हैं, आइडिया है ना वो, उसमें से 1-2 आइडिया आके आप पे बैठते हैं, जिनको आप पढ़ लेते हो या जिनके आप कम क्रॉस आ जाते हो, है ना? कोई मिल गया उसने बता दिया, कोई फ़िल्म देख ली आपने या कोई पढ़ लिया, तो वो आइडिया आप पे सेटल होता है। लेकिन वो आपके अंदर जाना चाहिए, एब्ज़ॉर्ब होना है ना? वो एब्ज़ॉर्ब होगा, आपके अंदर उतने पोर्स उतने पोरस हो गए, आप अंदर उतनी जगह आपके हो पाए और वो जगह बनती है उस गहराई से, वो गहराई जो आप इन अनुभवों से होकर के लेते हैं। तो यदि कोई भी जो भी इश्यू आपको अपील करता हो, उस पे बहुत धैर्य से समय बिताइए, बहुत धैर्य से, आराम से, लोगों से बात कीजिए, समझिए उनके जीवन को हर परिप्रेक्ष्य से अ, यानी मतलब इसको आसानी से अगर हम ये देखें कि हमें लग रहा है कि यार अ, मैं कोई इश्यू पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोग हैं जो कोई कहता है कि मैं सेक्स वर्कर्स के साथ काम करूँगा और वो सिर्फ़ जाकर के और वहाँ एक रेड लाइट एरिया में जाता है और उसको सिर्फ़ वो फ़ोटो खींचता है और वहाँ कोई प्रोजेक्ट ले आता है, उसकी फंडिंग आ जाती है, बच्चों को खाएँ। मुझे लगता है कि उसकी जो पूरी गहराई है, लोगों के इमोशन से लेकर के, उनकी स्टोरीज़ से लेकर के उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य, उसके पीछे का जातिवाद, उसके पीछे की राजनीति, उसके पीछे की इकोनॉमी, उसके पीछे का सब कुछ और वो उसके बाद सब कुछ ह्यूमन लेवल पे, मानवीय स्तर पे कनेक्ट होकर अगर आप अ उसको जी पाए उस अनुभव को, तो फिर आप वहाँ जो इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं, वो जो कैपेसिटी आपके अंदर होगी, वो फिर किसी और के अंदर और ज़्यादातर लोगों के साथ मतलब जो बहुत ज़बरदस्त लीडर्स हैं मतलब अ, जैसे मैं इसमें सोचूँ जैसे मैं बिजवाड़ा विल्सन को देखता हूँ या मेधा ताई को या मैं ऐसे बहुत सारे अंशु सर को, तो इन सारे लोगों में मुझे वो बात दिखती है। इवन पॉलिटिकल लीडर्स में भी हैं लोग पर वो फिर वन वे हो जाता है नाम लेना, उसके लिए नाम नहीं होता। लेकिन बहुत लोगों में ये बात दिखती है कि वो उन्होंने उन अनुभवों को जिया है, उनको महसूस कर सकते हैं। तो वहाँ तक पहुँचना शायद सबसे इम्पोर्टेंट You feel your work. हाँ, एग्ज़ैक्टली एंड इट कम्स मतलब एक तो फ़ील इन द सेंस एक फ़ील होता है जो आप जो इमोशनल फ़ील है कि Hmm. कि मैं क्योंकि बच्चों से ही मुझे प्यार है, तो वो मैं कहीं भी बैठूँगा तो आएगा। वो मैं चाहे किसी बहुत तथाकथित महँगे एलीट स्कूल में बैठा हूँ या मैं किसी गाँव के आंगनवाड़ी में बैठा हूँ। तो क्योंकि मुझे बच्चों से प्यार है तो वो तो आएगा ही। वो एक इमोशन है, आई कैन फ़ील दैट। लेकिन उससे कनेक्ट करना कि यार इनके साथ और उनके साथ में अंतर क्या है? Yeah.
वो आप एक्नॉलेज करेंगे जब आप उसको प्रॉपरली आपको ये पता होगा कि ये बच्चा कहाँ से आता है, इसके घर पे कौन है, इसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स की स्टोरी क्या है, वो कहाँ से आए, अगर माइग्रेट होके आए तो क्यों आए, या कुछ भी। तो ये वहां तक अगर आप पहुंच सकते हैं अपने काम को लेकर, तो वो बहुत बड़ी बात है। वहां से ये मुझे लगता है कि जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत कम शब्दों में अगर मैं कहने की कोशिश करूँ तो मैं शायद एक कॉमन चीज़ जो मैं सारे कामों में कर रहा होता हूँ, वो होता है लीडरशिप डेवलपमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर निकले। बच्चों में भी लीडर निकले, किसानों में भी लीडर निकले, आम नागरिकों में भी लीडर निकले। Hmm. और जितने ज़्यादा हमारे समाज में, हमारी डेमोक्रेसी में अच्छे लीडर्स होंगे, Hmm. अच्छे इन द सेंस जो इंटेंट से अच्छे हैं, जो स्किल से अच्छे हैं, और ऑब्वियसली जो मेहनती हैं, उतना ज़्यादा हम इस डेमोक्रेसी को एनरिच कर पाएँगे। तो आई थिंक ये एक काम जो है वो बिल्कुल कॉमन है हर जगह, जहाँ भी चाहे वो एजुकेशन का काम हो और या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल काम। I hope you like the Gaurav experience. It is very empowering. You know, we all go through ups and downs, but what matters is that you stick by your passion, you stick by your values, your ethics. Thank you. Have a good